हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम सब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जिस व्यवस्था के बारे में बात की गई है वो उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का महाधिकार पत्र कहकर पुकारा गया है। और यह व्यवस्था मौलिक अधिकार के संबंध में, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में, और आज का यह जो लेक्चर है यह लेक्चर इसी पर केंद्रित होगा। शायद यह एक इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है भारत के संविधान का जिसके संबंध में हमें नहीं लगता है कि एक लेक्चर्स में इससे जो है डिफाइन किया जा सकता है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें 2-3-4 वीडियोस जो है वो क्या है कि बन सकते हैं। तो हम लोग जो है आज के इस श्रृंखला में, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सब बात करेंगे भारतीय संविधान के एक अहम भाग 3 जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार को वास्तव में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने व्यवस्था के तौर पे इस देश में जिस तंत्र को अपनाया, जिस सिस्टम को अपनाया वो लोकतंत्र है, वो क्या है, गणतंत्र है। और लोकतंत्र और गणतंत्र में जनता ही जनार्दन होते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था के केंद्र में होता क्या है, वो है जनता। लोक कल्याण ही जो है सब व्यवस्था के मूल में विद्यमान रहता है। और इसी वजह से जनता के अधिकार की जो बात भारतीय संविधान के भाग 3 में किए जाने की वजह से भाग 3 जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान जब लागू हुआ, जब भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारत के संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी और कौन से मौलिक अधिकार को बाद में जाकर हटा दिया गया जिससे उसकी संख्या घटकर एक जो है वो कम हो गई। ठीक है, फिर साथ में जो है हम लोग इस बात को समझेंगे कि वास्तव में जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसको फंडामेंटल राइट्स कहते क्यों है, क्यों इसको जो है मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार कहने के पीछे का कोई ना तो कोई रीजन होगा ना, तो हम फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल कहते क्यों हैं। एक बेसिक सवाल जो है सबसे पहले हम लोग इसी को उठाएंगे। जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं, जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं, तो ये जो मूल है और ये मूल शब्द जो मूल कर्तव्य में मौजूद है और जो मौलिक अधिकार में मौजूद है, वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है। अगर इस शब्द का तात्पर्य समझ लें तो हम बहुत हद तक इस बात को समझ सकते हैं कि इसे क्यों भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया और इसे क्यों फंडामेंटल राइट्स कहा गया, इससे क्यों भारत की लोगों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको मूल, उसको फंडामेंटल राइट कहा गया। कहने के पीछे का रीजन समझ में आ जाएगा अगर हम इसकी शाब्दिक विवेचना जो है वो कर ले। ठीक है, साथ में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स का वर्गीकरण जो है वो किस में किया गया, वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, पहली बात। दूसरी बात, ये पहले भारतीय संविधान के कौन से भाग में शामिल था, ठीक है, कौन से भाग में शामिल था, और इसमें जो है फिर कौन सा ऐसा उसका जो है अधिकार है जिसे उस भाग से निकाल कर उसे जो है किसी अन्य भाग में डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसका क्या महत्व, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर ने काफी बल दिया था। उससे जो है वो क्या है कि एक प्रकार से भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था। तो वो क्या है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग यहां पर यह भी देखेंगे कि जब संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में जब उसे फंडामेंटल राइट से निकालकर उसे विधिक अधिकार के दर्जे में शामिल कर दिया गया, तो जब फंडामेंटल राइट्स होता है तो फंडामेंटल राइट्स में जब अधिकार मिलते हैं तो वो अधिकार का क्या महत्व होता है, उसकी जो है कह सकते हैं कि उसकी श्रेणी कैसी हो जाती है। और जब उसको हम लीगल राइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो लीगल राइट्स में संपत्ति के अधिकार को डाल देने का मतलब उससे उसकी स्थिति में क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे आज के इस लेक्चर की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की जैसे प्रस्तावना होता है वैसे ही शुरू में मैं यही बतलाने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले क्या हैं। तो शुरू में ही उसको अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो वास्तव में व्यूवर्स को ये पता चल जाता है कि आज के इस लेक्चर्स में होने वाला क्या है। ठीक है, और जिनको ये लगता है कि हाँ हमारे मतलब क्या है तो वो आगे बढ़ेंगे, वो प्रोसीड करेंगे। जिनको लगता है कि आपके मतलब का नहीं है तो आप वहीं पे जो है ड्रॉप कर लेते हैं, वहीं पे आप जो है वीडियो ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के क्लास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
यहां पे देखिए मौलिक अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 3 में एक सिंपल सा सवाल जो है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो है, फर्स्ट भाग 1 में जो है हमने बताया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण किया गया था। भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है किए गए थे, जिस पर हमने लास्ट वीडियो जो है संक्षेप में आपको बतलाने की कोशिश की थी, ठीक है। भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स की भी जो बात की गई है 12 से 35 के बीच में, ठीक है ना, आर्टिकल 12 टू 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई है। और यह कहा जाता है कि जब भारत के संविधान की रचना की जा रही थी तो संविधान सभा में आपको मालूम है बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। तो मौलिक अधिकारों पर भी एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, उसमें 54 मेंबर्स थे और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की जो है व्यवस्था की गई। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मूल कर्तव्य की बात आएगी तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आई थी, ठीक है ना। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर जो है वो क्या है कि भारतीय संविधान में उसकी व्यवस्था की गई। तो फंडामेंटल राइट्स किस समिति की सिफारिश पर की गई ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया कि वल्लभ भाई पटेल समिति की सिफारिश पर आया। फंडामेंटल राइट्स, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, जैसे कि अभी मैंने बताया, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाधिकार पत्र कहा गया। और क्यों कहा गया बस इतना समझ जाइए कि वास्तव में ये फंडामेंटल राइट किसको मिला हुआ है, किसको मिला है, जनता को मिला। किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ मिला है। राज्य के खिलाफ कहने का मतलब है कि राज्य ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेगा जो भारत की जनता, भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का किसी तरह का हनन करता हो, ठीक है ना। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसको मिला हुआ है, जनता को मिला है। किसके खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ। किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ मिला हुआ है, ठीक है। राज्य अगर कानून बनाकर उसके अधिकारों का हनन करेगी तो उसके खिलाफ जो है वो क्या है कि न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ओवरऑल मौलिक अधिकार के थ्रू जो है जनता को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई। और जनता को स्ट्रेंथन करने वाली कोई भी जो व्यवस्था होगी ना, वो व्यवस्था वास्तव में क्या होगा, उस संविधान का केंद्र बिंदु होगा। यदि वो संविधान संबंधित किसी व्यवस्था से है और वो ऐसी व्यवस्था जो लोकतंत्र से संबंधित है, जो गणतंत्र से संबंधित है, तो लोकतंत्र और गणतंत्र के केंद्र में मनुष्य है, नागरिक है, और नागरिक के अधिकारों के लिए जो भी बात करेगा वो जाहिर सी बात है वो फंडामेंटल राइट्स जो है अगर ऐसी बात करता है तो वो जो है वो मैग्ना कार्टा है, इसीलिए उसको महाधिकार पत्र कहकर पुकारा जाता है। बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये पेज आप समझ गए। नेक्स्ट पेज है मौलिक अधिकार, ठीक है। भारत के संविधान में कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और अमेरिका का जो संविधान था वो प्रथम संविधान संशोधन 1791 एडी में हुआ था। उसके तहत इस फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जो है उससे जगह दी गई, ठीक है ना। और हमारे देश का जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है वो अमेरिका से प्रभावित है, ठीक है ना। अगर मूल कर्तव्य की बात की जाएगी तो वो सोवियत संघ से, अगर मौलिक अधिकार की बात की जाएगी तो वो किससे प्रभावित है, अमेरिका से, ठीक है ना। अमेरिका से प्रभावित है। यहीं पे हमने शॉर्ट में लिख दिया कि हर बार आप सुनते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को ही इस बात की घोषणा की थी कि हर वर्ष जो है वो क्या है कि मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी जो है इसी दिन हुआ था, ठीक है ना। तो ये अभी समझ में आ गया। आगे देखिए कि यहाँ पे क्या है, सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश का जो संविधान है, संविधान में जिस मौलिक अधिकार की बात की गई, क्या वो संविधान जब बनने को मतलब कह सकते तैयार हुआ, जब वो रेडी मतलब करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, गेट टुगेदर हुए, तो क्या उसी समय पहली बार फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जो है वो बात की गई? वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इसकी अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हिंदुस्तान में रही है, और खासकर ब्रिटिश शासन के दौरान। क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में हमने क्या देखा कि हमारे देश के जो लोग थे उन लोगों के कोई अधिकार
की बात जो है ब्रिटिश सरकार सुनती नहीं थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार देती नहीं थी, भारत के लोगों के मानवाधिकार का समय समय पर उल्लंघन जो है वो करता रहा। ठीक है ना, और इसके अंत मतलब कह सकते हैं कि अनंत जो है वो कहानियां हैं। ठीक है, अनंत कहानियां, इनफाइनाइट स्टोरीज है जो ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदुस्तान को अपने अधिकारों को जो है वो क्या है कि उसका खात्मा करना पड़ा, अपने अधिकारों से उससे वंचित होना पड़ा। तो वो अधिकार जो है वो क्या है कि जब आप क्या करते हो कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करके उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। उसकी आत्मा को कहीं ना कहीं कोई भी कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति होगा, कितना भी कह सकते हैं गरीब, कितना ही, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और उस सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं पर भी अगर कोई जो है वो उसको टच करने की कोशिश करता है तो वो अमीर गरीब की बात नहीं देखता है, वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो यहां पर वास्तव में क्या है कि आत्मा हमारी जो है, हर व्यक्ति की अपनी जो आत्मा है उसके जो अपने स्वाभिमान है, उसकी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको किसी तरह का कुठाराघात नहीं पहुंचाना। ये वास्तव में अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर इस बात पर जो है सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो फंडामेंटल जो राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स की जरूरत महसूस तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही भारतीय करने लगे, क्योंकि जगह जगह पर हर स्टेप पर जो है उनके ऊपर इतने तरह के जो है कह सकते हैं कि दुराचार, इतने तरह के जो है कह सकते हैं कि अयोग्यता, निर्योग्यता जो है उनके ऊपर जो है इम्पोज्ड किया गया। हर जगह पे जालियांवाला बाग कांड आप सोचिए, जालियांवाला बाग कांड के दौरान जो है जिस तरह से आपने नरसंहार किया, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जो जनता है उसके लिए किसी तरह का सम्मान का भाव हो। रोलेट अधिनियम के तहत आप किसी भी तरह से जो है वो क्या किसी भी व्यक्ति को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर आप गिरफ्तार कर लेते थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत जो है जो गैर इंग्लिश भाषी जो समाचार पत्र है उसको आपने प्रतिबंधित करने की कोशिश की। इसी प्रकार इल्बर्ट बिल का जो मामला था, वहां पे 1857 के विद्रोह के दौरान आपने विद्रोहियों को जिस तरह से कुचला, ये सब कहीं ना कहीं जो है ये इस बात का परिचायक था कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में अपने देश में मानवाधिकार की तो बात करती थी, वहां की प्रजा के लिए तो मानवाधिकार था, लेकिन उसी की प्रजा जो हिंदुस्तान में निवास करती थी उसके लिए कहीं पर भी कोई फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की जाती थी। तो ये भारतीयों को काफी कचोटता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, राष्ट्रवाद की भावनाएं मजबूत होती गई, जैसे जैसे भारतीय कह सकते हैं कि एक स्थिति में पहुंचे कि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, तो वो अपनी आवाज धीरे धीरे बुलंद करना प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए जो है इसके पहले आप देखेंगे कि 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट जो भारतीयों के द्वारा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की पहली तैयार की गई प्रारूप थी, भले ही उसको जो है लागू नहीं किया गया, लेकिन नेहरू रिपोर्ट वर्तमान भारत के संविधान का अगर प्रिमिटिव फॉर्म कहें, उसका प्राक रूप कहें जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, एग्जैजरेशन नहीं होगा। और 1928 ईस्वी में गठित जो नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा भारत के संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्तुत जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के आधार पर जो कह सकते हैं कि उसी रिपोर्ट में पहली बार आप कह सकते हो कि मौलिक अधिकारों की एक स्पष्ट, एक कह सकते हैं कि व्यवस्थित विवेचन जो है भारतीयों के द्वारा करने की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद इसलिए हमने यहां पर लिखा नेहरू रिपोर्ट 1928 है, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है ना, यहां पे ये मत समझिएगा कि नेहरू रिपोर्ट, अभी जब हम लोग नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे ना वहां पर इसका जिक्र करेंगे, वहां यहां पे सिर्फ इतना समझिएगा, इसमें बहुत सारी बातें थी। डोमिनियन स्टेटस की मांग करने की गई थी, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल के परित्याग की बात की गई थी, स्थानों के आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, फिर जो है मताधिकार बढ़ाने की बात की गई थी, संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें अवशिष्ट अधिकार केंद्र को देने की बात की गई थी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान थे जो आज हमारे देश में, उसमें एक डोमिनियन स्टेटस की जो मांग की गई थी, जिसको लेकर बाद में जवाहरलाल नेहरू और जो है सुभाष चंद्र बोस ने विरोध भी किया था, लेकिन उस डोमिनियन स्टेटस की बात को छोड़ दिया जाता, तो शेष जितनी भी बातें उसमें की गई थी वो आज हमारे देश के संविधान में मौजूद है। तो हमें इसीलिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि वर्तमान भारत के संविधान का एक प्रिमिटिव फॉर्म अगर नेहरू रिपोर्ट को कहा जाए तो वो कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा, उसका आद्य रूप कहा जाए तो वो कोई जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं होंगी। ठीक है ना, तो नेहरू रिपोर्ट में किया गया,
मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। इसके बाद देखिएगा कराची कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1931। मैंने आपको बताया था कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसको कई श्रृंखला में, कई भाग में हमने बांट कर दिखाया था। वहीं पे हमने बात की थी कि कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है वो हुआ था, और उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पारित किया गया था। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, ये कराची कांग्रेस अधिवेशन देख लीजिएगा, कांग्रेस अधिवेशन में वहां पर आपको जो है इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो बस इतना समझ लीजिए, कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें जो है वो क्या है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पारित किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें मौलिक या मूलभूत अधिकार, मौलिक क्यों है, ठीक है ना। यहां पे देखिए मूल कर्तव्य भी ले लीजिए, अगर मौलिक अधिकार भी ले लीजिए। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। सबसे पहला सवाल आज मैं सोच रहा था इसी पर जो है, जब लेक्चर देने वाला था उसके पहले मैं बैठकर ऐसे सोच रहा था कि ये मूलभूत अधिकार क्या है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट क्या है। उसमें जो है क्या हुआ कि हालांकि बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया जैसा मैंने सोचा। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मूलभूत अधिकार या मूल कर्तव्य में मूल शब्द समझिएगा। मूल शब्द का तात्पर्य क्या है? अगर आप मूल शब्द समझ लोगे ना तो फिर क्या होगा कि इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। मूल वास्तव में क्या होता है कि जड़ होता है। मूल जो है रूट होता है, ठीक है ना। आप लोग सुनते होंगे, हम सब सुनते हैं कि प्राचीन काल में, पाषाण काल का मानव जो है जंगलों में रहते थे, कंद मूल फल फूल खाते थे। ठीक है, कंद मूल, मूल वास्तव में जड़ होता है, ठीक है, जड़ होता है। अब जड़ किसी भी पेड़ के लिए कितना महत्व रखता है आप समझिए कि जड़ से वो क्या है कि टिका रहता है। उसकी जो वजूद है वो वजूद किस पर टिका होता है? उसी जड़ के आधार पर टिका होता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि उसी जड़ से उसको प्राणवायु मिलता है। प्राणवायु कहने का मतलब है कि जीने के लिए जो भी अधिकार होते हैं, जो भी चीजें, जो आवश्यकताएं होती है, भोजन हो गया, वो सारे भोजन, जल, ये सब किसी न किसी रूप में, ठीक है, वो स्वयं सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल वगैरह सब जो बनाता है वो भी ठीक है। लेकिन वास्तव में जड़ से जो पानी जाता है, वो पानी जाता है तभी तो वो उससे रिएक्ट करके जो है वो भोजन के, तो जड़ से ही तो पानी जाता है ना। तो पानी जो है वो जाता है फ्लोएम तक, क्या क्या है वो सारी चीजें आपको साइंस में पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो जड़ वास्तव में क्या होता है? किसी पेड़ का आधार होता है, उसके टिके रहने का आधार होता है, उसकी प्राणवायु होता है एक प्रकार से, उससे उसको भोजन प्राप्त होता है, उससे जीवन जीने की जो एक अति आवश्यक जो चीजें होती है वो सारी चीजें उससे प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई? तो आप सोच लो कि मनुष्य एक पेड़ है, तो उसके लिए, उसके टिके रहने के लिए एक जड़ की आवश्यकता होगी। उसको एक इंसान है, इंसान की अपनी कुछ ना कुछ इंसानियत होगी, कुछ ना कुछ राइट्स होंगे। वो सारे राइट्स अगर नहीं होंगे तो वास्तव में इंसान फिर अन्य जानवरों से उसका फर्क फिर रह क्या जाएगा? तो इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य के रूप में उसके कुछ अधिकार हैं, उसके स्वाभिमान है, उसके आत्म अधिकार हैं। उस अधिकार का किसी तरह का हनन ना हो, ठीक है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या उसके अपने एक राइट्स होना चाहिए, उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक डॉक्यूमेंटेशन जो है उस राइट का होना चाहिए, और जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके, ठीक है। और जो कह सकते हैं कि जो व्यक्ति से छीन ना सके कोई व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या है कि फंडामेंटल। तो मूल कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को वास्तव में जीने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी जो है अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी जो है वो क्या है कि अपना प्रदर्शन कर पाने के लिए, ठीक है, एक मानव के रूप में उसके जो स्वाभिमान है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो बना रह सके, इसके लिए उसको कुछ ना कुछ जो है वो क्या है कि अधिकार चाहिए। और वो अधिकार हमारे देश के संविधान ने जनता को दिया, और वही अधिकार फंडामेंटल राइट के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट क्या है, तो फंडामेंटल राइट अधिकारों का एक ऐसा समुच्चय है जो भारत की जनता को उसकी नागरिकता का और एक इंसान होने का एहसास जो है वो कराता है। और इस रूप में उसके जो अधिकार हैं, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो जो है वो क्या है कि विधायिका हो, कार्यपालिका हो। और अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 32 की व्यवस्था करके कहा जाता है कि उसको अधिकार दिया गया है कि वो न्यायालय में जाए, और न्यायालय उसके इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उच्चतम न्यायालय को या भारत के न्यायालय को एक प्रकार से ऑब्लाइज, उसको उसका कंपलसरी है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय उसकी रक्षा करे, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या करता है, ये सारी बातें दिखाता है कि वो फंडामेंटल राइट है, न्यायालय ने उसकी रक्षा की जो है जिम्मेदारी संविधान ने उसे सौंपी है, ठीक है। संविधान ने इससे जो है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के जीने की जो है आवश्यक शर्तें हैं एक प्रकार से, उसके बिना इंसान जो है इंसान नहीं कहला सकता है। और इस वजह से इंसान को एक मानव की जो गरिमा होती है, जो डिग्निटी होती है, उसको डिग्निफाइड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का एक कलेक्शन, एक समुच्चय जो है हमारे देश के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है उसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि क्यों मूलभूत है, क्योंकि जीने के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, फंडामेंटल इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के संविधान में इसका जिक्र किया गया है। ये संसद ने कानून बनाकर इसको जो है देने और लेने वाली बात नहीं है। जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, जब मूल रूप से उसको तैयार किया जा रहा था, तो उसी समय यानी कि इन बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के संविधान में उसकी व्यवस्था है, उसको किसी संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा या हटाया या इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है। ये हमारे देश के संविधान सभा के सदस्यों ने, बल्कि आइवर जेनिंग्स जो है वो क्या है कि उन्होंने भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उस राइट्स की उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने ये कहा कि हमारे मतलब जो है ब्रिटेन वगैरह समेत देश में जो है वहां पर कहीं फंडामेंटल राइट्स का इस तरह का जो है इतना लंबा चौड़ा लेक्चर जो है वहां पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो जो है वो ये कहते हैं, वो इसके लिए आलोचना करते हैं भारत के संविधान की, लेकिन क्या है कि इसका जवाब जो है B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया है कि वास्तव में हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां है ना वो ब्रिटेन की परिस्थितियां से अलग है। आप यहाँ पर जो है वो क्या है कि किसी को मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के विधायिका या संसद पर सारी चीजें छोड़ी नहीं जा सकती थी। और वास्तव में B.R. अम्बेडकर की एक बात जो है मुझे बहुत याद आती है, बहुत कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है उसका एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। B.R. अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि भारत की जो भूमि है मूलतः अप्रजातांत्रिक है। आप प्रजातंत्र की बात करिए, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप उसकी तह में जाओगे तो आप पाओगे कि यहां पे अप्रजातांत्रिक जो बातें हैं वो ज्यादा होती है। धर्म के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, जेंडर के आधार पर भेदभाव, गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव, बहुत सारे भेदभाव हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप उसको देखिए तो आपको लगेगा कि लोकतंत्र में हम बात तो करते हैं कि जनता का अधिकार, जनता के सर, लेकिन वास्तव में क्या है कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम इन अधिकारों से बहुत सारे मैक्सिमम लोग वंचित हैं। और मैक्सिमम लोग जो है वंचित है, उनको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ जो है वो क्या है कि हम मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वास्तव में उसके लिए हम सब जिम्मेदार नहीं है। हम कहीं ना कहीं हमको जो मिला संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार का हम मिसयूज करते हैं। हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है ना, स्वतंत्रता मिली है, स्वच्छंदता नहीं मिली, लेकिन जब उस फ्रीडम का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमको उस पर जो है वो क्या है कि प्रतिबंध मतलब लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और युक्त निर्बंधन जो है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्या है कि लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिसयूज भी करते हैं बहुत सारे, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स का संविधान में उसका जो है वो क्या है कि मूलभूत रूप से इन बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया। और B.R. अम्बेडकर ने यह कहा था कि भारत की भूमि मूलतः अप्रजातांत्रिक है, जिसमें लोकतंत्र की इमारत को बड़े करीने से सजाकर तैयार किया गया। मतलब उसको जो है तो मूल रूप से जो है वो क्या है कि अप्रजातांत्रिक, लेकिन लोकतंत्र का लबादा जो है उस पर जो है डाला गया है। उसको जो है वो क्या है कि बड़े मतलब जो है, और अप्रजातांत्रिक है लेकिन चिल्ला रहे हैं लोकतंत्र, अप्रजातांत्रिक वातावरण, लोकतंत्र चिल्ला रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि अप्रजातांत्रिक तो है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र बचाओ या गणतंत्र इस तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं, तो शायद उस अप्रजातांत्रिकता का जो नुकसान देश को होना चाहिए उस नुकसान से हम बच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे देश में अगर कह सकते हैं कि संविधान के भरोसे संसद के भरोसे छोड़ दिया जाता, तो संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा नहीं, संविधान में ही इसको, संविधान में देखिए मूल संविधान में जो बातें मेंशन्ड है ना उसकी जो है वो क्या है कि वो काफी ग्लोरीफाइड हो जाता है,
उसकी पवित्रता बढ़ जाती है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में इस व्यवस्था को जगह दी थी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसके प्रति जो पवित्रता है ना, वो पवित्रता बढ़ जाता है। आप बाद में चाहे आप महात्मा बुद्ध की जो मूल फिलॉसफी है, वो मूल फिलॉसफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी उतनी महत्ता नहीं है जितना महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा। तो जो संविधान की मूल बातें हैं, वो मूल बातें उसमें जो है शामिल है, उसके प्रति एक सम्मान का भाव बढ़ जाता है, वो एक तरह से वो डिग्निफाइड नजर आने लगता है। और इसलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि फंडामेंटल राइट्स को अगर हम अपने संविधान में ही उसको जगह दे देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके प्रति लोगों का, और कह सकते हैं विभिन्न जो संस्थाएं, राजनीतिक, धार्मिक और सारी संस्थाएं, उन संस्थाओं का नजरिया चेंज होगा, उनकी उस व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव होगा। और इसलिए फंडामेंटल राइट में भारत के संविधान को शामिल किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइवर जेनिंग्स ने जो आलोचना भारत के संविधान के मौलिक अधिकार की है, वो वास्तव में गलत है, ठीक है ना। वो ब्रिटेन से कंपैरिजन नहीं होगा। हमारे देश की परिस्थितियां अपनी है, हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपनी व्यवस्था जो है बनानी थी, और ऐसा हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने किया भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यहां पे देखिए सब हमने देखिए पूरा अलग से घेर दिया, अपने आप क्लियर होगा। लोगों के लिए अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब है जिसको छोड़ा ना जा सके, ठीक है। जिसको हम क्या करते हैं, अपरिहार्य का मतलब होता है कि जिसको किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। जो मतलब आवश्यकताएं जिसको कहते हैं, जिसको फंडामेंटल आवश्यकता कहते हैं, वो चीज है। इसी से जुड़ता है किसी भी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है। दूसरी बात, क्यों फंडामेंटल, क्योंकि संविधान में ही इसकी विवेचना की गई है। क्यों फंडामेंटल है, सारी बातें मैं बता, क्योंकि ये न्याय योग्य होते हैं। अगर इसका उल्लंघन होगा तो आप जो है वो क्या है कि न्यायालय में जा सकते हो। आर्टिकल 32 जो है ऐसे 5 तरह के जो है वो क्या है कि रीट दायर किया जारी कर सकती है कोर्ट जो है, जो आपके अधिकारों की रक्षा से संबंधित होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको ज्यूडिशियबल कहा जाता है। देखिए जो प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल, भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वो ज्यूडिशियबल नहीं है, ठीक है, वो न्याय योग्य नहीं है। इसी प्रकार नीति निदेशक तत्वों की जब बात की जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो भी जो है वो क्या है कि वो भी न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। इसी प्रकार जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है, मूल कर्तव्य की जो बात की जाती है, वो मूल कर्तव्य भी ज्यूडिशियबल नहीं है। बस न्याय योग्य शब्द ये बहुत बार आएगा, और न्याय योग्य का मतलब ये हो गया कि जिसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हो, न्यायालय उस पर निर्णय देने के लिए बाध्य है, उस पर विचार करने के लिए वो बाध्य है। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स तो है ऐसा, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, प्रियम्बल्स आपका जो है वो क्या है कि नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि इसका यह न्याय योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुल्लंघनीय, कार्यपालिका और विधायिका इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, ठीक है। विधायिका ऐसा कोई कानून जो है वो नहीं बना सकता है जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता हो। आप देखिए कि आर्टिकल, आप जैसे हमारे देश में संविधान में मौलिक अधिकारों का 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है। उसमें पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 to 18 के बीच में है, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश का जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो 12 से स्टार्ट होता है ना, और उसमें पहला अधिकार हम कह रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, जबकि फंडामेंटल राइट्स की बात 12 से 35 के बीच में की गई है। तो 14 से पहले जो 12 और 13 है वो क्या करता है, वो क्या विवरण करता है, उसमें 13 की बात अभी फिलहाल समझिएगा कि 13 जो है ना वो कहता है, उसका खंड 2 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून, संसद में जो है विधायिका जो है वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो व्यक्ति के अधिकारों का, जो भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का हनन करता हो। और अगर हनन करता है तो हनन की मात्रा तक वह क्या होगा, शून्य होगा। तो ये सारी बातें जो है वो क्या है कि क्या दिखाता है कि वो ज्यूडिशियबल है, वो न्याय योग्य है, अनुल्लंघनीय है, उसका कार्यपालिका या विधायिका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो ये जो है वो क्या, और देश का मौलिक विधि है जो हमने आपको बताया संविधान में, तो ये कुल मिलाकर इसलिए इसको फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ठीक है ना।
अब यहां पे देखिए मूलाधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमने अभी बताया 6, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में क्या था, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है ना, तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स की जो कह सकते हैं कि जो प्रकार थे वो 7 प्रकार थे। हमारे देश ने चूंकि फंडामेंटल राइट्स की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो अमेरिका से ग्रहण किया था और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ग्रहण किया था, और इसी वजह से संपत्ति के अधिकार को हिंदुस्तान में भी जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया, ठीक है ना। लेकिन उससे संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आई, ठीक है। उसमें जो है फाइनली जो है उसमें होता क्या था कि व्यक्ति जो है वो क्या है कि आर्टिकल 13 का खंड 2 जो है ये बार बार कहता है कि व्यक्ति कि मतलब संसद या विधायिका जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। तो संपत्ति का जो अधिकार था वो चूंकि फंडामेंटल राइट्स में आता था, और देश के विकास की प्रक्रिया में वास्तव में किसी की संपत्ति के अधिग्रहण की स्थिति भी उत्पन्न होती थी। जैसे आप एक समतामूलक समाज की स्थापना अगर आप करना चाहते हैं, तो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जाहिर सी बात है कि पूंजी का एक जगह पे जो कंसंट्रेशन है, एक जगह पे जो उसका जमाव है, उसका जो संकेंद्रण है, जाहिर सी बात है कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उसकी संपत्ति आपको लेनी पड़ेगी। और खासकर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारे लैंड लॉर्ड वगैरह थे, बहुत सारे जमींदार वगैरह थे जिनके पास अकूत संपत्ति, अकूत भूमि था, और दूसरी तरफ जो है बहुत सारे खेतिहर मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर थे जिनके पास भूमि नहीं थी। तो एक तरफ था कि एक व्यक्ति है लेकिन उसके पास हजारों एकड़ जमीन है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जो है जमीन क्या छोड़ दीजिए, उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे कि हम देश में एक समतामूलक समाज अपेक्षाकृत तो स्थापित नहीं कर सकते थे। तो हमें जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ वहां से लेकर यहां देकर देना जो है, और वो भी जो है मानवीय होना चाहिए, किसी तरह से गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो जरूरी था। तो फंडामेंटल राइट्स होने से क्या होता था कि अगर सरकार किसी कारणवश जो है वो क्या है कि अगर उस जमीन को लेना चाहती थी, तो जमीन जैसे लेने की कोशिश करती तुरंत वो न्यायालय में पहुंच जाता था और बोलता था मेरा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, इसका हनन हो रहा है, और सरकार जो है तो वो क्या है कि नहीं। तो उसमें क्या है कि ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान में आने लगी, बहुत सारी दिक्कतें इस संदर्भ में आई जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि उसमें जो है वो 1944वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के समय में क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था, जो भाग 3 में आर्टिकल 19(1) के चा में और आर्टिकल 31 में उसका एक्सप्लेनेशन था, उसको वहां से निकालकर भाग 12, ठीक है, भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में जो है उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 300 का एक नया जो है अनुच्छेद बनाकर उसमें उसको शामिल कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकलकर वो चला गया किधर, वो चला गया 12वें भाग में, जहां वित्त, व्यापार, संविदाएं, इन सबों की बात की गई है। तो वहां पे जो है उसको शामिल कर दिया गया, और शामिल कर दिया गया उसके लिए अध्याय 4 एक नया अध्याय बनाया गया, और नया जो है अनुच्छेद 300 का बना दिया गया, और उसको विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स से हटाकर उसका विधिक अधिकार। अब यहां पे देखिए क्या है कि यहां पर होता क्या है कि विधिक अधिकार, लीगल राइट्स का मतलब ये हो गया कि अब फंडामेंटल राइट्स से निकल जाने का मतलब यह नहीं है कि कार्यपालिका विधायिका को एकदम निरंकुश शक्ति मिल गई, अब जैसा चाहे बस तुरंत जमीन ले, उसको भगा दे, हड़प ले, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है कि वो कानून विधि के प्राधिकार के बिना वो किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। विधि के प्राधिकार का मतलब है कि आपको पहले विधायिका द्वारा पारित किसी विधि के अंतर्गत अपना पावर पहले लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जाकर जो है आप क्या है कि उसका, तो वहां पे जब आप विधायिका में जाएंगे, संसद में जब जाएंगे इस संबंध, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वहां पे तो केवल सरकार तो होगी नहीं, वहां पे तो विपक्ष भी होगी, और विपक्ष जो है वो क्या है कि वो विपक्ष का इसीलिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम भले ही जो है वो क्या है कांग्रेस मुक्त भारत की जो है हम लोग यहाँ पर जो है पूरे भारत में इस तरह की जो है नारे लगते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र में जिस दिन विपक्ष खत्म हो जाएगा
वास्तव में उस दिन वो लोकतंत्र का कह सकते हैं कि वो बहुत ही मतलब जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत गलत है। क्योंकि विपक्ष क्या करती है ना, वो आलोचना करती है। आलोचना गलत और सही हो सकता है, लेकिन विपक्ष का काम आलोचना करना है, वो क्रिटिसाइज करेगा और क्रिटिसाइज करेगा, अनर्गल होगा तो आप जवाब, लेकिन अगर वो सही है, आलोचना सही है, तो आप पहले अपने में सुधार करिए। इसलिए एक तरह से कह सकते हो कि विपक्ष का होना इसलिए जरूरी है कि जो सत्ता पक्ष है उसके लिए एक दर्पण की तरह कार्य करता है, जो कि उसकी कमियों को उजागर करता है, लोगों के सम्मुख प्रकाश में लाता है। और इसलिए सत्ता पक्ष जो है वो क्या है कि डरी रहती है, उसको लगता है कि नहीं ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी जो कि जनता के सम्मुख जाए और जनता की नज़र में हम गिर जाए और हमारी सरकार जो है वो क्या है कि गिर जाए। ठीक है ना। तो इसलिए विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आज जो है स्थिति कमजोर हो रही है विपक्ष का, तो ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है, ये वास्तव में जो है वो क्या है कि ये गलत बात है और ये लोकतंत्र के लिए जो है वो नुकसानदायक होगा। ठीक है, यहां पे जो है ये चीजें आपको समझना होगा। ठीक है ना। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि उसको जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। तो यहाँ पे विधिक अधिकार का मतलब यही हो गया कि राज्य को मौलिक अधिकार से हट जाने का मतलब यह नहीं हो गया कि आप जैसा चाहे तुरंत जाइए और राज्य के और किसी भी व्यक्ति को जो है वो क्या है कि उसकी संपत्ति को छीन लिया। नहीं, आपको विधि का प्राधिकार कि बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको विधि कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये कानून बनाने का मतलब हो गया कि आप जाएंगे विधायिका में, संसद में जाएंगे, क्योंकि कानून तो वही बनाती है, वहां पे विपक्ष होगा, विपक्ष जो है वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि गलत तो नहीं है। तो इसलिए और वहां पे जब बन जाता है पक्ष विपक्ष विचार विमर्श करने के बाद जब वो बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर जाके आप संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उसका कंपनसेशन भी जो है आपको देना पड़ता है। आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि जिसके संपत्ति ली गई है तो ऐसा नहीं है कि आप ले लिया उसके बाद कोई, आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब वो कंपनसेशन कम ज्यादा का एक बात जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो है कंपनसेशन मिलता है। और विधि के प्राधिकार के बिना आपके तो संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों से निकालना भी जरूरी था। ठीक है ना। लेकिन उसको विधिक अधिकार का दर्जा इसलिए दिया गया ताकि कोई मनमाना एकदम जोर जबरदस्ती ना करे। विधि के प्राधिकार के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था वो कौन से भाग 3 में, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19(1)(4) में था। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये आर्टिकल 31 में इसको एक्सप्लेन किया गया था। इसे यहां से हटाकर अब क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स का दर्जा हटकर क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया। कहां पे ले जाएगा, भाग 12 में। कौन से अध्याय में, अध्याय 4 में। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 300 के का में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यही हमने यहां पे लिखा है। मूलाधिकारों का वर्गीकरण, प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार सहित 7 मौलिक अधिकार थे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, सवाल जब आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में टोटल जो है वो क्या है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, तो ये ध्यान रखिएगा वो 7 थी। ठीक है, वो कितने थे, 7 थे। 7 थे, उसमें से एक मौलिक अधिकार जो है उसको क्या किया गया, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और वो कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 से हटाकर भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़कर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में स्थापित किया गया। अब मूल अधिकारों की कुल संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 6। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल अधिकारों का वर्गीकरण। अब देखिए वहां के बाद फिर से एक बार मूल संविधान में संख्या कितनी थी, 7 -1 हो गया, कौन सा, संपत्ति का अधिकार। टोटल मूल अधिकार वर्तमान में कितनी है, 6 हो गया। कौन हटा, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब कौन सा राइट हो गया, विधिक अधिकार हो गया, लीगल राइट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको और क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एकदम एक एक चीज जो है जहां से सवाल आते हैं, आ सकते हैं, उसको और भी जो है हमने क्लियर किया। ठीक है, अब यहां पे देखिए संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, मौलिक अधिकार। अब क्या है, विधिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और पहले जब मौलिक अधिकार था तो उसका उल्लेख था किसमें था, भाग 3 के, किसमें, अनुच्छेद 19(1)(4) में। और कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 31 में। तो पहले ये था मौलिक अधिकार। ठीक है,
और ये भाग 3 में था, ठीक है। अनुच्छेद 19(1)(4), अनुच्छेद 31 में था। और जब फंडामेंटल राइट्स था तो उसमें वंचित नहीं किया जा सकता था, यानी अनुलंघनीय था, ठीक है ना। इसके बाद अब क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया, लीगल राइट्स हो गया। किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। पहले था इसमें, अब है किसमें? अब कानून के प्राधिकार। अब पहले तो ये हो गया, है किसमें? तो है भाग 12 में। कौन से आर्टिकल? अनुच्छेद 300 का में, ठीक है। कौन से अध्याय? अध्याय 4 में। और दूसरी बात, विधिक अधिकार का मतलब क्या है? अब कानून के प्राधिकार, ठीक है, विदाउट हैविंग ऑथोरिटेटिव ऑफ लॉ, आप किसी को उसके कानून से वंचित नहीं कर सकता। अब कानून के प्राधिकार के बिना किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हो जाएगा मौलिक अधिकार, वर्तमान में संख्या 6, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है, लास्ट है इस वीडियो का। और इसमें जो है वो क्या है कि 6 वर्गों में जो बांटा गया। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का। पहले तो आप सिंपली रखिएगा कौन कौन से 6 अधिकार है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 हो गया। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, अनुच्छेद 23-24 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हो गया अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में है, ठीक है। तो ये जो है 6 मौलिक अधिकार है, इसके बारे में जो है हमें डिस्कस करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या है कि ये समझ लीजिएगा आर्टिकल 12, चूंकि 6 जो मौलिक अधिकार है, उस 6 मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ से हो रही? 14 से। तो उसके पहले 12 और 13 क्या है? तो 12 में ये समझ लीजिएगा कि भारत के संविधान के मूल अधिकार वाला जो हिस्सा है, उसमें जो आर्टिकल 12 है, वो 12 क्या करता है? राज्य को डिफाइन करता है। राज्य को डिफाइन इसलिए वो करता है क्योंकि ये कहता है कि जो मौलिक अधिकार है जनता को है, नागरिकों को है। और वो नागरिक किसके खिलाफ उसको मौलिक अधिकार? राज्य के खिलाफ। तो राज्य कौन है पहले ये तो डिफाइन हो जाए ना, राज्य है कौन। तो इसीलिए आर्टिकल 12 में पहले राज्य को परिभाषित किया गया। इसी तरह से देखिएगा जब नीति निदेशक तत्वों की बात आती है तो वहां पे 36 से 51 के बीच में। तो आर्टिकल जो 36 है ना, आर्टिकल 36 में सबसे पहले यही डिफाइन किया गया है, सबसे पहले इसी को डिफाइन किया गया, क्योंकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं, यानी राज्य को डायरेक्शन देने वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य पहले कौन है, पहले ये तो डिफाइन करो, तभी तो डायरेक्शन की बात करोगे ना। इसी प्रकार राज्य के खिलाफ जनता को जो मौलिक अधिकार है, और जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के खिलाफ है, तो राज्य है कौन ये तो पहले डिफाइन करेंगे ना। इसलिए आर्टिकल मौलिक अधिकार जो है उसको प्रारंभ करने के पूर्व सबसे पहले डिफाइन किया गया राज्य को। इसी प्रकार नीति निदेशक तत्वों को प्रारंभ करने के पूर्व उसके पहले आर्टिकल में सबसे पहले डिफाइन किया गया कि राज्य क्या है। क्लियर बात हो रही है ना। तो ये हो गया यहाँ पे देखिए, ये कहा गया अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जो है वो क्या है कि डेफिनेशन ऑफ जो है स्टेट है। और उसमें कहा गया भारत की सरकार तथा भारत की संसद, जो केंद्र की सरकार है और केंद्र की संसद है वो राज्य है, ठीक है। इसी प्रकार राज्य की सरकारें तथा विधानमंडल, ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी राज्य हो जाएगा। और भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, जितने भी अधिकारी वगैरह हैं, ठीक है, वो सब के सब जो है वो राज्य के हिस्से बनेंगे। तो राज्य में हो जाएगा केंद्र की सरकार, केंद्र का संसद हो जाएगा, राज्य की सरकार, राज्य का जो है विधानमंडल। इसी प्रकार जो उससे केंद्र की सरकार या उसके अधीन जो अन्य राज्य की सरकार है उसके अधीन आने वाले जितने अधिकारी प्राधिकारी, वो सब के सब जो है राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो यह फंडामेंटल राइट्स का जो प्रारंभिक इसका जो परिचय था, उस पर जो लेक्चर था, वो आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बतलाने का, फिर समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता, इस तरह से हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे। और ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब जो है नीति निदेशक था, तो ये सब जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल रहते ही रहते हैं।
इसलिए इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत आराम से और एक एक चीज़ पे थोड़ा गौर करके पूरे कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ों को लेते हुए जो है मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस पर ज़रूर कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।